नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सभी लोग एक बार आ जाएं, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। फिर हम एक बार जितने भी लोग हैं क्लास को शेयर कर दें, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप हैं, जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग भी आपकी क्या कर रहे हैं, जो लोग भी फिजिकल एजुकेशन के किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक इस क्लास को शेयर कर दें। फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं थे, जानते भी हैं कि बीपीएससी की जो डेट है यह आपकी क्या है, 21 जुलाई है। और इस 21 जुलाई के पहले पहले मैंने आप लोगों से क्या बोला था? मैंने बोला था कि 10 दिन 10 टॉपिक। तो उसी 10 दिन 10 टॉपिक को हम कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड डे है, तीसरा दिन है। हम टेस्ट मेजरमेंट को देख चुके हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग को देख चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक है कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। आज हम इसको देखेंगे। इसमें हम अपनी पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं। कहने का मतलब एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के चारों और जितने भी आंसर होते हैं, उन सारे आंसरों को हम क्या करते हैं, इससे देखते हैं। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत पे चलते हैं, ठीक है ना। जितने जल्दी हो उतनी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने क्लास की। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्वरण के नियम को और क्या कहा जाता है? त्वरण के नियम को और क्या कहा जाता है? बात कर रहा है कि त्वरण के नियम को हम क्या कहते हैं। तो जल्दी से बता दो कि त्वरण के नियम को हम क्या कहते हैं। तो त्वरण के नियम की जब भी बात आएगी तो त्वरण के नियम को हम क्या कहते हैं आपका। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसमें देखिए, ये जो नियम है यह आपके किसने, न्यूटन ने नियम दिया है। और न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन के कितने नियम हैं? इसे हम कहते हैं गति का सिद्धांत या गति का नियम कहते हैं, गति का नियम कहते हैं। और ये जो गति का नियम होता है, इस गति के नियम में इसको किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और ये न्यूटन ने जो नियम दिए हैं वो कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। पहला नियम को हम क्या कहते हैं? प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। द्वितीय नियम की अगर हम बात करें, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को अगर हम बात करें तो इसे ही हम गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा होता है हमारा त्वरण का नियम। क्या होता है? त्वरण का नियम होता है। और त्वरण के नियम को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम संवेग का नियम कहते हैं। संवेग का नियम कहते हैं, एक्सीलरेशन का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग या आवेग का नियम हम इसको कहते हैं। याद रखना। अगर मैं बात करूं तो यह क्या होता है, तो याद रखना, कोई वस्तु, हाँ, वह क्या होती है, वह जो है, हमेशा याद रखना कि उस पर लगाए गए बल का, उसके लगाए गए बल के क्या होता है, अनुरूप होता है, या समांतर या समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये याद रखना। त्वरण का मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या हुआ? तो आप क्या बताओगे? किसी वस्तु या बॉडी के वेग में परिवर्तन जो होता है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के वेग में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसी को हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी से हमारा क्या फार्मूला आता है? F बराबर ma का फार्मूला आता है। मतलब फादर बराबर वहां, मतलब क्या हुआ? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। यह याद रखना, ठीक है ना। न्यूटन का यह नियम जो है वजन, बल और संवेग के संबंध को दर्शाता है। किसको पूछेगा? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन का कौन सा नियम जो है वजन, मतलब भार, बल और संवेग के संबंधों को दर्शाता है। तो याद रखना, ये त्वरण का जो नियम है यही जो है क्या करता है, यही आपका इन तीनों के बीच में संबंध को दर्शाने का काम करता है। तीसरा नियम जो होता है उसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब अगर कोई वस्तु है उस पर आप जितना बल लगाएंगे उतना ही वह भी क्या होती है, अपोजिट बल आपके ऊपर लगाती है, उतना ही समान बल लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो पहला क्या है? त्वरण का नियम। चलो, त्वरण का नियम क्या होगा? आवेग का नियम कहते हैं। चलो, सरकमडेक्शन वह गति है जो मिलने से बनती है। फ्लेक्शन एवं एक्सटेंशन, एबडक्शन एवं एडक्शन, रोटेशन एवं हाइपर एक्सटेंशन।
क्या होगा। अब आती है बात मूवमेंट की, तो जब भी बात मूवमेंट की आएगी तो यहां हम अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो पहले होता है आपकी, अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखो दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक होता है ग्लाइडिंग। अगर मैं गति की बात करूं तो ये जो गति होती है यह दो प्रकार की होती है। एक होता है क्या, एक होता है ग्लाइडिंग गति। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग में हम क्या करते हैं, जो कि किसी एक दूसरे स्किट करते हैं उसकी हम बात करते हैं। दूसरा होता है कोणीय गति। कोणीय गति की बात करें, कोणीय गति, या हम एक होता है लिनियर मोशन और एक होता है एंगुलर मोशन। तो ये ग्लाइडिंग या यही क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, लिनियर, सॉरी और अब कर देते हैं क्या, लीनियर। ग्लाइडिंग या लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन में ही क्या होता है, आपका होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। अगर मैं फ्लेक्शन बात करूं तो देखो फ्लेक्स करना और एक्सटेंड करना। फ्लेक्स मतलब मोड़ना, फ्लेक्स का मतलब क्या हुआ, मोड़ना। मान लो ये आपकी मसल है और मसल जब आप मोड़ते हो तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल कम होगा। तो जब कोण कम हो, क्या हो, कोण कम होता है, तो वही क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। और यही जब हम एक्सटेंड करेंगे इसी चीज को, तो मान लो ये मसल है, तो ये देखो ये पूरा हाथ सीधा कर दिया मैंने, तो ये का एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कम था अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। मतलब कि जब क्या होता है, जब जो है आपका क्या होता है, कोण कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। और कोण जब बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट का कोण बढ़ता है तो एक्सटेंशन कहते हैं। अब एक होता है एबडक्शन और दूसरा होता है एडक्शन। अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन मतलब मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति का ये सेंटर जो होता है ये एक्सिस है, मतलब जो वर्टिब्रा है ये क्या मान लो एक्सिस हो। अब इस एक्सिस से अगर ये हाथ जो है, अब माने दूर होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर एब शब्द कहीं दिख रहा है मतलब दूर जाना, तो याद रखना अगर एब कह रहा है मतलब जब इस एक्सिस से हम हाथ को दूर ले जाते हैं तो वो क्या हो गया, वो है अबडक्शन। और यही अगर हम क्या करें, ये व्यक्ति है और ये एक्सिस है और इस हाथ को दूर के बजाय हम यहाँ पास लाते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एडक्शन बोलते हैं। तो जब क्या होता है, एक्सिस से दूर जाता है उसे अबडक्शन। अब का मतलब होता है दूर, हाँ, और दूर जाना, किससे दूर जाना, आपका किससे दूर जाना, एक्सिस से दूर जाना, उसी को हम कहते हैं एबडक्शन। एड, एड मतलब जोड़ना होता है, तो हाथ जोड़ लोगे मतलब बॉडी में सटा लोगे, एक्सिस में सटा लोगे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडक्शन बोलते हैं। फिर आता है रोटेशन एवं हाइपर एक्सटेंशन। रोटेशन एवं हाइपर एक्सटेंशन। अब रोटेशन क्या होता है, तो क्या बताओगे कि रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन याद रखना, इस प्रकार की गति होती है जिसमें बहुत सारी गतियां होती हैं, मतलब सारी गतियां जिसमें होती हैं, जो अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर, चारों ओर क्या करती है, गति करती है, मूव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रोटेशन करना। जैसे गर्दन आप लोगे तो गर्दन क्या करोगे, यह रोटेट करता है, मतलब सिर को चारों ओर एक तरफ से दूसरी तरफ तक क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो ना, वहां क्या होता है, वहां रोटेशन होता है। हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है, ये जब एंगल 180 का हो जाता है, ये जब सीधा एकदम स्ट्रेट कोण बन जाता है, ये एंगल 180 का हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। याद रखना क्या बोलेंगे, हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। अब सरकमडेक्शन क्या होता है, क्या बात कर रहा है, सरकमडेक्शन ऐसी गति होती है जो हम कहेंगे कि जो आपका सिर होता है और जोड़ जो कैविटी है उसके बीच में होती है, या किसके, सिर के, आपके जो सिर होता है, सिर के और जोड़ों के कैविटियों के बीच यह गति होती है। इस प्रकार की गति में क्या होता है, कंधों के जोड़ व कूल्हे के जोड़ में, हिप के जोड़ में होता है। कहां कहां, यह कंधे के जोड़ में और कूल्हे के जोड़ में क्या होता है, सरकमडेक्शन होता है। कहां पे, कंधे का जोड़ जो है और कूल्हे का जोड़ होता है, वहां क्या होता है, वहां होता है सरकमडेक्शन होता है। मतलब हिप ज्वाइंट और आपका क्या होता है, आपका ये जो है आपका ये यहाँ का एल्बो, मतलब यहाँ का ये शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है ना, यहाँ का, तो याद रखना होती है। अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तरीके से हम सरकमडेक्शन में बात करें तो इसमें क्या होता है, एक चक्रीय मतलब वृत्तीय गति होती है, इस प्रकार से गति होती है इसमें, इस प्रकार से जो गति होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम सरकमडेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमडेक्शन कहते हैं। इस प्रकार से घूमती है कि इसका एक सिरा वृत्तीय पथ पर घूमता है। उदाहरण के लिए जैसे हाथ की अंगुलियां, जो हाथ की अंगुली होती है, यह देखोगे तो क्या होगा, जैसे अंगूठा, अंगूठा क्या करोगे, यह चाहोगे तो एक जगह से पूरा ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, यही होता है क्या। उसके अलावा
बिना हाथ हिलाए जो अंगूठा हिला रहे हो, उंगली हिला रहे हो, वही, ठीक है ना। वही गति क्या होती है आपका, यही आपकी सरकमडेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, सरकमडेक्शन कहलाती है। इसके अलावा और अगर आपको जानना है कि और क्या होता है सरकमडेक्शन की, सरकमडेक्शन और मान लो कि अगर हम आपसे बात करें कि सरकमडेक्शन और क्या होता है, तो और आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि सरकमडेक्शन क्या होता है। तो सरकमडेक्शन एज, जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी गतियां होती हैं। क्या होती हैं, सभी गतियां होती हैं ज्यादातर, मतलब मेन होता है जो कि क्या, सरकना, मतलब सरकमडेक्शन। तो ये अंगूठा क्या करता है, ये एक हड्डी पे दूसरी हड्डी क्या होती है, घूमती है, अंगुलियां एक हड्डी दूसरी हड्डी घूम रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सरकमडेक्शन कहते हैं। मतलब जिसमें रोटेशन होता है, रोटेशन होगा मतलब इस तरीके से पूरा घूमेगा, तो रोटेशन तो होगा ही होगा, और हाइपर एक्सटेंशन, ये दोनों क्रियाएं जब होंगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सरकमडेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को हम सरकमडेक्शन कहेंगे। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना क्या कहलाता है। सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना क्या कहलाता है। बताओ क्या होगा। प्रत्यावर्तन, उत्तानन, बहिवर्तन, विपरीतर्थन। मतलब क्या होगा, सिर को आगे पीछे घुमाना क्या कहलाता है। तो क्या बताओ, सिर को आगे पीछे अभी मैंने बताया, उसको क्या कहते हैं हम कहते हैं सरकमडेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं सरकमडेक्शन बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलेंगे, सरकमडेक्शन बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो सरकमडेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। अरे तो इंग्लिश में जान लो कि इसको कहते हैं सरकमडेक्शन। सरकमडेक्शन कहते हैं सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सरकमडेक्शन कहते हैं, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 4, परवलयिक प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री है तो प्रक्षेप पथ होगा, तब प्रक्षेप पथ क्या होगा। यह कह रहा है क्या, परवलयिक प्रक्षेपण गति अगर है तो वहां परवलयिक मतलब क्या होता है, एक हाइपरबोला की बात कर रहा है। परवलय पथ जो होता है मतलब एक हाइपरबोला की तरह जो जाता है उसकी बात कर रहा है, उसका प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री है, तो प्रक्षेप पथ क्या होगा। प्रक्षेप पथ मतलब क्या, वस्तु को जो फेंका जाता है, प्रक्षेप पथ क्या हुआ, वस्तु को जब हवा में फेंका जाता है तो वह वस्तु जिस एंगल, जो एंगल बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्रक्षेप पथ बोलते हैं, याद रखना। तो वही बात कर रहा है यह, ठीक है ना। बताओ क्या होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि यह जो परवलयिक पथ होता है, कहने का मतलब क्या है, ये जो परवलयाकार होता है, अब यह किसकी बात कर रहा है, तो यह बात कर रहा है जब कोई वस्तु हवा में, प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम सुना है ना अंग्रेजी में, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वही प्रोजेक्टाइल मोशन की यह बात कर रहा है
प्रक्षेप की बात कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात यह कह रहा है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है यह क्या होता है, कैसे होता है, प्रक्षेप क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो याद रखना इसमें अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, परवलयिक प्रक्षेपण की बात करूं, तो यह क्या होता है, जब भी 30 डिग्री के प्रक्षेप पे फेंका जाएगा तो वह एक परवलयिक पथ बनाएगा। क्या बनाएगा, एक परवलयाकार बनाएगा। मान लो ये वस्तु है, अब इस वस्तु को हम यहां से जब फेंकेंगे तो ये 30 डिग्री के एंगल पे, तो इसका जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री का, और वस्तु जब इस तरीके से जाएगी तो मतलब देखो अब यह जो है ये क्या बना है, ये ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे आएगी, मतलब एक परवलय बना। अब परवलय की अगर मैं बात करूं तो यह दो प्रकार की होती है। अब देखो यह भी एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी आपको एक पूछता है प्रक्षेपण पथ, या जिसे ट्रैजेक्टरी कहा जाता है कि ट्रैजेक्टरी क्या होता है, तो वस्तु जिस पथ पर जाती है, मतलब किसी भी वस्तु को फेंका जाए, प्रक्षेप किया जाए हवा में, तो वह जिस पथ का अनुसरण करती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। याद रखना, मतलब ये यहां से यहां तक आई ना, तो ये जिस पथ का पालन की उसी को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं, प्रक्षेपण पथ कहते हैं। याद रखना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये जो मेन होता है हाइपरबोला, यह कितना होगा, तो यह याद रखना जब यहां से यहां की दूरी दोनों बराबर होती तब एकदम एग्जैक्ट हाइपरबोला बनाती है, और उस समय एंगल अगर 30 डिग्री होगा तब 45 डिग्री पे नहीं बनाती है। याद रखना 45 डिग्री पे परवलय नहीं बनाता है, वो जब 45 पे फेंकोगे तो वह इस तरीके से आकार ले लेगा, ये इस तरीके से जाता है वो, ठीक है ना। लेकिन परवलय क्या होता है, इस तरीके से जब होता है, मतलब जो भी ये मेन कोण है यहाँ का, ये और ये जब बराबर होते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां जब बराबर होते हैं, मतलब बीच में ये 90 डिग्री का कोण जब बनाता है, तब जाके ये वाला, तब जाके क्या बनता है, एक परवलय पथ बनता है। याद रखना, ठीक है ना, तब जाके क्या बनता है, एक परवलय पथ बनता है, अन्यथा परवलय पथ नहीं बनता है। याद रखना। अब ये परवलयिक पथ जो होता है क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को शॉर्टपुट को या किसी चीज को फेंकते हो, डिस्कस को फेंकते हो, हाँ, इन सब में क्या होता है, इसकी जरूरत होती है कि तुम किस हिसाब से फेंक रहे हो वस्तु को, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अटलांटो पश्च कपाल अस्थि संधि उदाहरण है। रुको मैं इसका जो है इंग्लिश वर्जन भी खोल ही लेता हूं। हाँ, अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट की बात कर रहा है। तो अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट जो होता है, इसमें कौन सा अटलांटो ऑक्सीपिटल, पश्च कपाल मतलब ऑक्सीपिटल, अटलांटो ऑक्सीपिटल। अरे भाई मैंने उससे बोला था, आप लोग कहोगे कि सर आप, मैंने अपने टाइपिस्ट से बोला था कि भाई इंग्लिश हिंदी दोनों कर दो, लेकिन उसका पता नहीं क्या दिमाग हुआ कि जो कुछ था उसने वह भी नहीं किया, वो जो कुछ था वह भी नहीं किया। तो कृपया करके आज थोड़ा सा मैनेज करें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मैं उसको अच्छी तरीके से क्या कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, समझा दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो लेना जो 108 जड़ी बूटियों से जो बना जाता है। चलो तो अटलांटो ऑक्सीपिटल संधि उदाहरण है किसका, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का। अब बात करते हैं हम उत्तोलक की। तो उत्तोलक जो होता है आपका, यह उत्तोलक जो होता है, जो लीवर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स होता है। अगर तीनों प्रकार के लीवर की अगर मैं बात करूं कि यह कौन कौन सा लीवर होता है, तो आप क्या बताओगे, तो इसमें याद रखना सबसे पहले जब भी लीवर की बात आएगी तो उसमें 3 चीजें आप याद रखोगे। पहला नंबर क्या याद रखोगे, एक्सिस,
दूसरा नंबर क्या होता है इसमें, फोर्स होता है, और तीसरा नंबर क्या होता है इसमें, रेजिस्टेंस होता है। इन तीन ही चीज को अगर आप पकड़ के रखोगे तो आप सारे लीवर्स को समझ जाओगे और लीवर में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। याद रखना, जब कभी भी जब एक्सिस बीच में आ जाए, इसको हम इधर कर दें और ये जो आपका क्या है फोर्स हम इधर कर दें और रेजिस्टेंस इधर कर दें, मतलब एक्सिस जब कभी भी जब एक्सिस बीच में होगा तो वहां क्या होगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस क्या होता है, बीच में होता है, याद रखना। अब द्वितीय प्रकार की जब उत्तोलक की बात करेंगे तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में याद रखना क्या बीच में होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो भार होता है वह बीच में होता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक की अगर हम बात करें, सॉरी क्या ये जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक की अगर हम बात करें कि जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है इसमें बीच में क्या होगा, तो इसमें बीच में होगा आपका फोर्स। क्या होगा, फोर्स बीच में होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह तृतीय प्रकार का ही उत्तोलक है, यहां 3 लिखा भी है, ठीक है ना। तो फोर्स अगर बीच में है, फोर्स कहां है, बीच में है। जैसे चिमटा को देखोगे, चिमटा में रेजिस्टेंस कहां होता है, रोटी, रोटी रेजिस्टेंस है और फोर्स कहां है, बीच में। तुम बीच में पकड़ते हो और एक्सिस उसका कहां होता है, चिमटा ऐसे बनता है ना, ऐसे चिमटा बनाते हो ऐसे, तो यहां तुम क्या रखते हो, यहां रोटी रखते हो, इससे रोटी पकड़ते हो, ये उसका एक्सिस हो जाता है और तुम बल कहां लगाते हो, इस जगह पे बल लगाते हो। तो यही क्या होता है, यही आपका थर्ड क्लास लीवर होता है। मतलब याद रखना, फर्स्ट क्लास लीवर में एक्सिस बीच में, द्वितीय क्लास के लीवर में रेजिस्टेंस बीच में, तृतीय क्लास के लीवर में फोर्स बीच में। केवल इतना 3 चीज आप याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। बाकी जब अगर हमेशा बीच वाली चीज को याद रखो, किनारे कुछ भी कर दो, चाहे इस किनारे रेजिस्टेंस कर दो, चाहे इस किनारे एक्सिस कर दो, चाहे इस किनारे आप क्या कर दो फोर्स कर दो, चाहे उस किनारे एक्सिस कर दो, मतलब बीच में जो है बस उसी को याद रखना है कि फर्स्ट क्लास लीवर में एक्सिस भैया बीच में होता है, द्वितीय क्लास लीवर में रेजिस्टेंस बीच में होता है और तृतीय क्लास लीवर में क्या होता है, फोर्स हमारा बीच में होता है, ठीक है ना। तो याद रखना। अब अगर मैं बात करूं अटलांटो, अगर इसकी मैं बात करूं, एक चीज और याद रखना, फर्स्ट क्लास जो लीवर होता है यह तीनों प्रकार से काम करता है। आपका यह फर्स्ट प्रकार का लीवर जो है गति का भी काम करता है, यह आपका किसका काम करता है, गति के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यह जो है आपका संतुलन का भी काम करता है और संतुलन के साथ साथ यह बल का भी काम करता है। तो कैसे यह प्रथम प्रकार का लीवर काम करेगा, तो याद रखना, जब भार भुजा बड़ी हो, क्या, जब भार भुजा बड़ी हो, किसके तुलना में, बल भुजा की तुलना में, बल भुजा की तुलना में भार भुजा अगर बड़ी होती है। अब यह क्या होता है कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं आप, तो चलो मैं तुमको इसको भी समझा देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है बल भुजा और क्या होता है। देखो, अगर इसको, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा उनको लीवर सबसे आसान है और लीवर ही नहीं समझ में आता है। खुद का लीवर पता नहीं काम करता है कि नहीं काम करता है, पेट का, ठीक है ना, वो असली वाला लीवर। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, देखो ये मान लो मैंने बना लिया एक्सिस, और एक्सिस अगर बीच में है, यहाँ है रेजिस्टेंस और यहाँ है क्या, यहाँ पे है आपका फोर्स। जब एक्सिस बीच में होगा तो यह किसका बात काम करेगा, यह करेगा संतुलन का कार्य। अब देखो, एक्सिस से ये वाली जो भुजा होती है, यहां से इस एक्सिस तक, रेजिस्टेंस से एक्सिस तक की जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस आर्म। क्या कहते हैं, आर ए लिख देता हूं, रेजिस्टेंस आर्म कहते हैं। और जो एक्सिस से फोर्स मतलब बल तक की दूरी होती है, इसको हम कहते हैं एफ ए, मतलब फोर्स आर्म कहते हैं। तो याद रखना, जब दोनों बराबर होंगे, आर ए बराबर एफ ए, तो क्या होगा, संतुलन होगा। क्या होगा, संतुलन होगा। याद रखना, जब भार भुजा बड़ी हो, क्या हो, भार भुजा बड़ी हो, मतलब रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन किसके बराबर, फोर्स आर्म के, किसके अनुसार, जब आपका बल भुजा छोटी होती है किसके, भार भुजा से, मतलब रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन फोर्स आर्म, तब वहां पे वह किस रूप में काम करती है, तो याद रखना गति के रूप में काम करती है। अगर बल भुजा बड़ी हो, मतलब फोर्स आर्म इज ग्रेटर देन किसके, इज ग्रेटर देन आपका रेजिस्टेंस आर्म, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे यह जो होती है बल भुजा अगर बड़ी है तो यह बल का कार्य करती है। क्या करती है,
बल के रूप में कार्य करती है। ये होता है तृतीय प्रकार लीवर का काम। अब सेकंड क्लास लीवर को, इसीलिए अब फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, कोहनी का जोड़ का क्या करना, सीधा करना। मतलब अगर मैं बात करूं स्टैटिकल होल्ड जो होता है वो आपका फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण होता है। वी सिटअप जो होता है वो भी फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण होता है। नॉडिंग ऑफ हेड मतलब अटलांटो ऑक्सीपिटल जो होता है, यही अटलांटो ऑक्सीपिटल, यही तो गर्दन है, यही तो आपकी गर्दन है। और यही जो होता है ऑक्सीपिटल, यहां वाली जो बोन होती है, ये ऑक्सीपिटल होता है ना इसके, इस बोन में, तो वही। और अटलांटो मतलब एटलस है ना यहाँ पे, तो अटलांटो ऑक्सीपिटल जो होता है, जो ज्वाइंट होती है जहां पे कील संधि होती है, यही क्या होता है। और ये गर्दन झुकी होती है, जब उठाया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं, याद रखना। प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं, यह याद रखना। मनुष्य के शरीर में हमेशा याद रखना ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट याद रखना, ज्वाइंट हमेशा एक्सिस का काम करेगा। मसल जो होती है वह हमेशा फोर्स का काम करेगी। और जो हड्डी होगी वह किसका काम करेगी, आपकी हड्डी जो होगी यह आपका किसका काम करेगी, यह रेजिस्टेंस का काम करेगी। यह हमेशा याद रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर क्या है, शरीर को पंजे पर खड़ा करना उदाहरण है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा हमको लगता है आज कोई नया टाइपिस्ट ने टाइप किया है, क्योंकि मैटर थोड़ा सा हमको अलग समझ में आ रहा है, तो कृपया करके बाकी हम समझ दें। वो टाइपिस्ट मैरिजूना का नशा करता है सर, हमको भी लग रहा है। शायद योगेंद्र जी ये चेंज है, ये दूसरा हमको लगता है टाइपिस्ट है, ठीक है ना। शरीर को पंजों पर खड़ा करना उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जल्दी से बता दो। तो अगर शरीर पे पंजे के बल खड़ा करना है, क्या करना है, खड़ा करना है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जब आपका द्वितीय प्रकार का लीवर जो होता है, द्वितीय प्रकार का लीवर जो होता है, इसमें कौन बीच में होता है, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस बीच में हो जाएगा, एक्सिस इस किनारे हो जाएगा, फोर्स इस किनारे हो जाएगा। और हमेशा याद रखना इसमें जो है, ये जो होती है हमेशा याद रखना सेकेंड क्लास लीवर में ये एक्सिस यहाँ होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ये यहाँ होगा, रेजिस्टेंस यहाँ होगा। और रेजिस्टेंस जब बीच में होगा तो याद रखना ये जो होती है रेजिस्टेंस आर्म जो होती है, क्या होती है, रेजिस्टेंस आर्म इज लेस देन किसके, फोर्स आर्म के, फोर्स आर्म के। और मैंने अभी बताया कि जब रेजिस्टेंस आर्म छोटी मतलब फोर्स आर्म बड़ी होगी तो वह किस रूप में कार्य करेगी, तो वह काम करेगी बल के रूप में, किसके रूप में, बल के रूप में। इसीलिए यह क्या होगा, यह बल का लीवर भी कहा जाता है, बल का लीवर भी कहा जाता है। किसको हम कहते हैं, द्वितीय वाले को, किसको, द्वितीय वाले को हम कहते हैं। अब याद रखना इसका एग्जाम्पल जब आपसे पूछेगा तो हमेशा याद रखना, पी वर्ड याद रखना, इसका फेवरेट है। जैसे शरीर को पंजे पे उठाना, तो पी फॉर पंजे पे उठाना। तो अब ये देखो जो पी फॉर पंजे पे उठा रहा है ना वही होगा। अब इसमें क्या होता है, जब पंजे पे तुम उठाते हो तो एक्सिस इस किनारे आ जाता है, इस तरीके से व्यक्ति होता है ये, और ये इसकी पूरी क्या होती है, शरीर होती है। तो ये जो पंजे पे उठा रहा है ना, यहाँ पे ये ज्वाइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, एकदम किनारे आ जाता है, क्योंकि पंजा पे जब जाओगे तो पंजा ये ज्वाइंट होगा जो अंगुलियों का वो होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा मैंने बताया एक्सिस हो जाएगा। और बीच में क्या आ जाता है, मैंने बताया है बीच में रेजिस्टेंस आ गया। ये जो पूरी शरीर है आपकी यह क्या है, यह भार हो गया। और जो मसल लगा रहा है, मसल क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो उसी से तो यह उठ रहा है। तो वही चीज बात आ गई कि जो आपकी शरीर की पूरी मसल्स हैं इनको उठा रही हैं, ऊपर उठा रही हैं शरीर की पूरी मसल्स। और ये जो भार है, भार यहीं पे काम करता है, आके पूरे शरीर का भार यहीं नीचे ही तो काम करता है। तो इसी को क्या कर रहा है, उठा ले रहा है। तो यही क्या हो गया, यही आपका सेकंड क्लास का लीवर होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि और क्या है, तो पंजे के बल के अलावा क्या होता है, सीधा स्ट्रेट पुशअप जो होता है वह भी होता है। नीचे का जो जबड़ा खुलता है वह भी आपका होता है, मतलब ओपन में भी पी आ रहा है।
सेटअप पुशअप में भी क्या, स्ट्रेट पुशअप में भी पी आ रहा है, उसके बाद में जो पुलअप्स होता है उसमें भी पी आ रहा है, प्लंटर फ्लेक्शन जो होता है उसमें भी पी आ रहा है। तो पी वर्ड का ही यह क्या है, खेला है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, याद रखना। लेकिन आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो उत्तोलक पाया जाता है वह होता है आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या करा, चप्पू और बेलचा उदाहरण है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ। चप्पू और बेलचा उदाहरण है। चप्पू और बेलचा की जब भी बात करें तो देखो ये होता है आपका, देखो चप्पू जानते हो, चप्पू मतलब जो नाव खेते हैं। इस प्रकार से मान लो मैंने क्या बना दिया, ये आपकी रही नाव और ये ऐसे पानी में ये नाव जाती है इस प्रकार से और इस प्रकार से, और यहाँ व्यक्ति बैठता है और यह जो है इससे क्या करता है, नाव को खेता है, नाव को ले जाता है। तो यह हुआ। उसके साथ बेलचा, बेलचा मतलब जिससे बालू वालू क्या करते हैं, ट्रक वरक में लोड करते हैं, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से चौड़ा सा होता है, इस प्रकार से क्या होता है, चौड़ा सा होता है। और यहाँ ही इस प्रकार से क्या लगा होता है, हत्था लगा होता है। और ये जो व्यक्ति होता है इसी को पकड़ के क्या करता है, ये व्यक्ति जो होता है यह इसी को पकड़ के क्या करता है, बालू को फेंकता है। तो यहाँ किनारे पकड़ता है यहाँ, तो यह क्या होता है, तो यह याद रखना तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। आपका क्या होता है यह अगर मैं बात करूं तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। क्या होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, याद रखना क्या होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक। किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध धुरी के एक ही ओर होते हैं और अनुप्रयुक्त बल धुरी से निकटतर होते हैं। देखो तो किस प्रकार का उत्तोलक में बल और प्रतिरोध, बल मतलब फोर्स, फोर्स कह रहा है, और प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस कह रहा है, में एक ही ओर होता है मतलब एक ही तरफ होता है, और अनुप्रयुक्त बल धुरी के निकटतर होता है मतलब जो प्रयोग में नहीं आता है बल वह धुरी की तरफ होता है, एक्सिस की तरफ होता है। यह कौन सा है बताइए, यह कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा। तो क्या होगा, किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध धुरी के एक ही तरफ। तो याद रखना अगर मैं तृतीय श्रेणी की उत्तोलक की मैं बात करूं तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, आपका क्या कह रहा है, प्रतिरोध और धुरी मतलब एक्सिस जो है, ये एक्सिस और रेजिस्टेंस किनारे किनारे होता है, ठीक है ना, और बल कहाँ होता है, बीच में, ठीक है ना, में बल और प्रतिरोध धुरी के एक ही ओर होते हैं और अनुप्रयुक्त बल धुरी के निकटतम होता है। तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ। तो याद रखना यह होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्या होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, टिबियोलिस एंटीरियर निम्न गति करने में मददगार है, फ्लेक्शन ऑफ फुट, फ्लेक्शन ऑफ हैंड, एक्सटेंशन ऑफ फीट, उपरोक्त में से कोई नहीं। टिबियोलिस एंटीरियर निम्न में से गति करने के लिए उत्तरदायी है। बताओ क्या होगा,
चलिए बताइए। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि टिबियोलिस एंटीरियर की बात करें, तो यह टिबियोलिस एंटीरियर जो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि टिबियोलिस एंटीरियर जो होता है यह किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो यह होता है डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए? डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए, डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके अलावा? यह होता है आपका डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए। अब आप कहोगे ए सर ये क्या बोल दिए तुम, हाँ ये तो आप बोल दिए डॉर्सीफ्लेक्शन। अब डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होता है हमको बताओ भैया कि डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब पैर का अंगूठा कहाँ आता है, जो आपकी सिन बोन होती है, मतलब मान लो ये पैर है, ये पैर है, और पैर का अंगूठा जब किधर आता है, ये इधर साइड ऐसे, जब पैर ऐसे उठा के आप ऊपर की तरफ करते हो, मतलब ये है ये, जब ऐसे करते हो तो यह होता है आपका क्या? डॉर्सी फ्लेक्शन। क्या होता है? डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, याद रखना। प्लेंटर फ्लेक्शन क्या होता है? जब आपका पैर का अंगूठा, मतलब ये है ना, ये है, और जब आप ये ऐसे पैर होता है, मतलब इस सिन बोन से जब दूर जाता है पैर का अंगूठा, तो इसे हम बोलते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन। क्या? प्लेंटर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन। और जब ये क्या होता है, ये स्विन बोन की तरफ मतलब यहां आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्लेंटर, सॉरी डॉर्सी फ्लेक्शन। प्लेंटर प्लेंटर बार बार बोल रहे हैं, ये होगा डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो ठीक, तो मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड ये भी याद रख सकते हो। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। ये चुड़ैल का पैर है। 10वां नंबर, पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? चिन बोन नहीं भैया, सिन बोन। चलो, पांव की तली को अंदर की तरफ मोड़ना कहते हैं अवतन, विपर्तन, परिवर्तन। चलो भैया इसका हम हिंदी देख लेते हैं क्या इंग्लिश होता है। ये होता है प्रोनेशन, फिर इन्वर्जन, इवर्जन। ठीक है ना? क्या होता है? प्रोनेशन, इन्वर्जन और इवर्जन। तो याद रखना क्या होगा? प्रोनेशन, प्रोनेशन, ठीक, इन्वर्जन, इन्वर्जन, और क्या होता है? इवर्जन। ठीक, समझ में आ गया? आप अब इंग्लिश में लिख दिए। ठीक है ना? तो पांव की तली को अंदर की ओर, तो अंदर जब भी होगा तो वह क्या होगा? वह होगा इनवर्जन। अंदर है तो अंदर मतलब इन होना, तो इन से याद रखना इनवर्जन। ठीक है ना? अब यहां पे आता है प्रोनेशन। क्या आ रहा है आपका? आपका प्रोनेशन होता है। तो जब हाथ की हथेली, देखो एक होता है प्रोनेशन और एक होता है सुपाइनेशन। तो याद रखना जब हाथ की हथेली क्या होती है? नीचे की ओर, मतलब ये आपकी क्या हो गई? हाथ की हथेली। और ये हाथ की हथेली जब नीचे की ओर होती है, जब ये क्या होगी? नीचे की ओर, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा आपका प्रोनेशन। और जब हाथ की हथेली इस प्रकार से ऊपर की ओर होगी, इसमें तो दोनों एक ही तरफ से समझ में आ रहा होगा, तो चलो ऐसे बता देता हूं। जब हाथ की हथेली क्या होगी, मतलब जैसे आप सोते हो, तो सोते समय क्या होते हैं? मुख ऊपर होता है, मुंह ऊपर होता है, और धड़ नीचे, मतलब कि आपका पीठ पीछे नीचे होती है। तो अगर सोने वाली पोजीशन में हो तो वह क्या होगा? वह होगा सुपाइनेशन। सर से सोना, सो से सुपाइनेशन। और जैसे ही धड़ नीचे कर लिए, मुंह नीचे कर दिए, पीठ ऊपर कर दिए, तो वो क्या हो गया? उल्टा लेटना, वो हो गया प्रोनेशन हो गया। ऐसे याद रखो। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से इवर्जन और
इन्वर्जन क्या होता है? तो याद रखना, जब पैर की तली मतलब तलवा अंदर की ओर, ये मान लो पैर है ना, तो अभी तक ऊपर मैं कर रहा था, अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं ऊपर कर रहा था ना, इस पैर को ऊपर कर रहा था, सिन बोन की ओर कर रहा था। जब सिन बोन की ओर कर रहा था तो मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होगा, जब पैर ऊपर की ओर होगा, सिन बोन के करीब आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। और जब दूर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लैंटर फ्लेक्शन। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, अब ये पैर जब अंदर की ओर जाएगा, क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, तो उसे हम कहते हैं इनवर्जन। और जब यह बाहर की ओर जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, ईवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईवर्जन कहते हैं। याद रखना, और याद रखना मूवमेंट से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता कि नहीं आएगा, और खास करके बीपीएससी में। चलो अब देखो, यहां पे 5 ऑप्शन बनाना होता तो एक उपरोक्त में से कोई नहीं है ना, एक ऑप्शन और लगा देते, ई, एक से अधिक, एक से अधिक, बस हो गया। ये 5 ऑप्शन वाला, आप लोग 5 ऑप्शन मैंने देखा कल या परसों के वीडियोस पे कि आप लोगों ने कमेंट किया था सर 5 ऑप्शन वाला चाहिए। अरे लो भाई, एक इसमें जोड़ दिए 5 ऑप्शन। मेन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप 4 ऑप्शन से ही 5 ऑप्शन सॉल्व कर जाओगे, लेकिन वो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो, कोहनी में निम्न गति होती, अपवर्तन, आकुंचन, अभिवर्तन। ले भैया, ये तो हमको लगता है इंग्लिश टाइपे नहीं किया है, सच में लग रहा है मैं रिजुएना लेके बैठ गया था। हाँ, कोहनी एल्बो में अबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और अभिवर्तन एडक्शन। ऑप्शन वो गलत दे दिया है, क्या है, एबडक्शन, अबडक्शन, ठीक है ना। अबडक्शन के बाद आज चलो इसके बाद क्लास लेंगे इनकी हम, ठीक है ना। अबडक्शन, फिर होता है आपका क्या, अंकुचन, अंकुचन को मतलब हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, और फिर है अभिवर्तन, अभिवर्तन को कहते हैं एडक्शन, क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये है आपका क्या, ये है आपका क्वेश्चन। हाँ, ये भी सही कह रहे हो, दान देते हो और दान जब नहीं देते हो, हाँ, एक दान देते हो एक दान लेते हो, तो ये भी तुम सही। हाँ, ऐसे ही चीजें आप कुछ भी याद रख सकते हो, दान लेना, दान देना, कर्जा लेना, कर्जा देना, मतलब कुछ भी रखो, याद होना चाहिए कि एग्जाम में तुमको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े और क्वेश्चन तुरंत ही क्या हो जाए, आपका सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन क्या हो जाए, तुरंत ही सॉल्व हो जाए। वही होता है क्या, वही होता है आपका, ठीक है ना। चलो, तो याद रखना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो ये जो आपका अंकुचन है, मतलब कोहनी में निम्न में से कौन सी गति होती है, तो कोहनी में आप सब जानते हो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चलो 12 नंबर, आराम और गति यह किसके अंतर्गत आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के, एनाटॉमी के, बायोमैकेनिक्स के, उपरोक्त में से सभी के। क्या होगा, आराम और गति यह किसके अंतर्गत आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के, एनाटॉमी के, बायोमैकेनिक्स के, उपरोक्त में से सभी के। क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या होगा, आराम और गति या किसके अंतर्गत आते हैं, आराम और गति मतलब आराम करो और फिर क्या, चलना, यह किसके अंतर्गत आता है, तो आप सब जानते हो एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या कहते हैं, शरीर की संरचना के विषय में, संरचना के विषय में हम बात करते हैं। बायोमैकेनिक्स में हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, याद रखना। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो चेंजेस होता है, जो प्रोसेस होता है, हम उसके विषय में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट की बॉल को मैदान पर फेंका जाए तो वह कुछ समय पश्चात रुक जाती है, किसके कारण रुकती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण,
हवा के प्रतिरोध के कारण, उपरोक्त में से सभी, और इनमें से कोई नहीं। ले भाई 5 ऑप्शन ले भाई ये ओम फो कर दे। हाँ, इनमें से कोई नहीं। देखो जो जितनी जल्दी चलता है वो उतनी जल्दी अस्त भी होता है। जैसे ओम फो, ले भैया ओम फो खूब चला था ना, तो ले भैया ओम फो खत्म हो गया, अब कोई नहीं बोलता है। हाँ, तो वही चीज है कि ये 5 ऑप्शन ले भैया। हाँ, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन करता है ले। यार क्लास तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, ज्यादा लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, इसलिए मजा नहीं आ रहा है अब। यार इतना मेहनत करो, मेहनत का तो कुछ मिले ना तो बेकार है फिर। अब यहाँ पे उपरोक्त सभी की जगह एक चीज और होता है, एक से अधिक। तो उपरोक्त सभी काट के एक से अधिक कर दो, बस हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी होगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्रिकेट की बॉल जो मैदान में फेंकी जाए तो वह कुछ समय पश्चात बार रुक जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल लगता है, घर्षण बल बिल्कुल लगता है, हवा का प्रतिरोध बिल्कुल लगता है। ये सारी चीजें उस पर क्या करती है? वर्क करती है। क्या करती है? ये सारी चीजें उस पर क्या करती है? उस पर वर्क करती है, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से घर्षण की, तो ये घर्षण क्या होता है? तो घर्षण क्या होता है, क्या बताओगे? तो घर्षण की अगर मैं बात करूं, तो जब कोई भी चीज क्या होती है, किसी सरफेस के, या मान लो कोई खुरदरापन है और इरेगुलर फेस सरफेस है, तो उस पर क्या करती है? जब वो उस पर चलती है उस पर, तो उसका क्या होता है? वही होता है घर्षण। ठीक है ना? अब ये जो घर्षण होता है, यह घर्षण जो होता है यह कितने प्रकार का होता है? तो यह आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक घर्षण और दूसरा क्या होता है आपका? डायनेमिक घर्षण होता है। ठीक है ना? अब डायनेमिक घर्षण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कहने का मतलब कौन होता है? एक होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो यह होता है घर्षण के प्रकार होते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का वह पोजीशन जहां पे उसका संपूर्ण भाग काम करता है उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और याद रखना, पृथ्वी किसी भी हवा में ऊपर जो भी वस्तु है उस पर जो एक बल आरोपित करके उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे एक गेंद आपने उछाला, तो ये गेंद उछाला, तो जब ये उछली ना, तो इस पर क्या हुआ? पृथ्वी, अब जब ये उछली तो पृथ्वी एक बल लगा के इसको अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि नहीं तो क्या होता? अब जैसे कि अगर न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो क्या करता? सेब उठा के खा लेता, कहता हो गया, गिरा होगा, चलो मजा आया, कम से कम सेब तो मिला। इतना दिमाग कौन लगाने जाए, कौन खाली बैठा है? लेकिन न्यूटन खाली बैठे थे तो लगा दिए। तो उसमें क्या हुआ कि वस्तु क्या, पृथ्वी ऐसे याद रखना, पृथ्वी जो बल लगाकर किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है या हमेशा लगाती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, याद रखना। और जो बल एक ही बिंदु पर या सारा किसी भी वस्तु का एक केंद्र बिंदु पर या जिस बिंदु पर कार्य करती है उसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, याद रखना। हवा के प्रतिरोध के कारण मतलब हवा का जो क्या होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है, जो उसका विरोध होता है। चलो, निम्न में से कौन सा शारीरिक क्रिया द्वितीय श्रेणी का लीवर का उदाहरण है? आंखों का झपकना, उंगली का इशारा करना, जबड़ों को खोलना, घुटने को झटका देना। अब इसको तो हम कतई नहीं बताएंगे, थोड़ी देर पहले अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। चलो बताओ क्या होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं भैया, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। शिवम सिंह, ओम फो गया, टेंगे टेंगे आ गया है। अरे भाई कुछ न कुछ आता रहेगा, टेंगे पेंगे चेंगे, चाहे चेंगे आए पेंगे आए टेंगे आए, हमको आपको क्या करना है? हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। बस यही हम लोगों की जिंदगी में यही है। ठीक है ना? अरे भाई तुम्हारे सर पे ओला गिरना कौन सा फोर्स होगा? ओला अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा है। ठीक है ना? तो याद रखना क्या होगा?
तो याद ना, आंसर नंबर सी जबड़े का खोलना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। चलो, गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे है? आयतन से, स्थिरता से, संतुलन से, भार से? बताओ, गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे है? बायोमैकेनिक्स में किससे संबंध रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में, बायोमैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं तो वह किससे होता है? वॉल्यूम से नहीं होता है, स्टैटिक्स से नहीं होता है, किससे होता है? संतुलन से होता है। वेट से भी नहीं होता, किससे होता है? संतुलन से होता है। जब कोई वस्तु क्या होती है? संतुलन की अवस्था में होती है। तो देखो, अब देखो, कोई भी, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, अब ये इस प्रकार से सीढ़ियां हैं, इस प्रकार से सीढ़ियां हैं, और यह इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, और मान लो ये व्यक्ति है तो ये ऐसे झुक जाता है, ठीक है ना, और इसके पीठ पे क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा, और ये ऐसे झुक के चढ़ेगा, फिर चढ़ेगा, फिर ऐसे झुक के चढ़ेगा। क्यों झुक के चढ़ता है? यह संतुलन प्राप्त करने के लिए। जितना ज्यादा गुरुत्व केंद्र, क्या गुरुत्व केंद्र जितना ज्यादा क्या होगा? नीचे होगा। जितना ज्यादा क्या होगा? नीचे होगा, वह वस्तु उतना ही क्या होगी? उतना ही संतुलन की अवस्था में होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। जैसे अगर बात करूं पुरुष और महिला की, तो पुरुषों का क्या होता है? गुरुत्व केंद्र ऊपर होता है अपेक्षाकृत महिलाओं के। महिलाओं का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? नीचे। पुरुषों का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? महिलाओं की तुलना में ऊपर होता है। इसीलिए महिलाएं कहाँ? जिम्नास्टिक में ज्यादातर महिलाएं रही, क्योंकि उसमें वहां पे भी क्या होता है? संतुलन की बात होती है, संतुलन की बात रखा जाता है, ठीक है ना। चलो, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगर वस्तु हवा में हो तो निम्न में से क्या बदलाव के लिए असंभव है? वस्तु के भार में, वस्तु की गति में, वस्तु के आकार में, वस्तु की स्थिति में? किसमें बदलाव में, किसमें कमी होगी? किसमें बदलाव कभी नहीं होगा? अगर वस्तु हवा में है तो निम्न में से क्या बदलाव के लिए संभव है? वस्तु के भार में, वस्तु की गति में, वस्तु के आकार में, वस्तु की स्थिति में? और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। अरे योगेंद्र जी, ओले भी गिरते थे, लेकिन बात ये हुई कि प्रेजेंट में दिमाग क्या कब काम किया। चीजें तो आपके भी साथ हादसे बहुत होते हैं, लेकिन किस हादसे के बाद आप जगते हैं, माने वो रखता है कि आप कौन से हादसे के बाद क्या कर रहे हो? जग रहे हो, वो माने रखता है, ठीक है ना। तो याद रखना, वस्तु का भार में, हवा में क्या होता है? निम्न में से क्या बदलाव होता है? जब मान लो कोई वस्तु देखोगे, जब भी फेंकोगे ऊपर से, जब कोई वस्तु नीचे आती है तो वह क्या होती है? उसके भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ठीक है ना। जब हवा में रहती है तो वस्तु क्या होती है? वस्तु का वजन कम होता है। वस्तु की गति में, वस्तु की जब गति की मैं बात करूं तो वस्तु की गति में बदलाव असंभव है, मतलब संभव है। उसकी गति, जितना वजन रहेगा उतना जल्दी आएगा, उतना स्पीड रहेगा। जितना कम रहेगा उसका भार, उतना धीरे। जैसे ऊपर से दो चीजें फेंको, एक कागज का टुकड़ा गिराओ और एक पत्थर गिराओ, तो पत्थर का वजन ज्यादा है तो वो जल्दी नीचे आएगा, और कागज देखोगे तो लहराता हुआ बड़ी देर में आएगा नीचे। तो वो भी डिपेंड करता है, उसमें भी क्या होता है? चेंजेज होता है। लेकिन वस्तु के आकार की बात करें तो वस्तु का आकार जैसा है, जिस स्थिति में है वही रहेगा, ठीक है ना। तो वही होगा, आंसर नंबर सी होगा, याद रखना। चलो, 17 नंबर क्वेश्चन। प्लांटर फ्लेक्शन नामक गति सिर्फ शरीर के किस अंग से संबंधित है? घुटने से, कूल्हे से, टखने से, कलाई से? किससे संबंधित है? प्लांटर फ्लेक्शन की बात कर रहा है, अभी मैंने आपको तुरंत बताया है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। टखना क्या होता है? ये जो एड़ी होती है इसी को हम टखना कहते हैं। अब प्लांटर फ्लेक्शन की बात कर रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो वह क्या होगा? टखने की बात आएगा। हमारी कोहनी निम्न में से कौन सी गति नहीं करती है? घूर्णन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और प्रोनेशन। क्या नहीं करती है हमारी कोहनी?
हमारी कहानी में कौन सी गति नहीं होती है? तो कहानी में क्या नहीं होता? फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, प्रोनेशन होता है, लेकिन घूर्णन नहीं होता है, याद रखना। घूर्णन नहीं होगा। देख रहा है विनोद, सब सी दे रहा है। हाँ, देख रहा है विनोद, सब सी दे रहा है। तो याद रखना क्या होगा? ए होगा घूर्णन। 19 नंबर, हाथ की अंगुलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाता है? इनवर्जन, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन। हाथ की अंगुली है, अब अंगुली को मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाता है? शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना। मान लो ये है, और ये अंगूठा है, तो अंगूठा इधर ले आ लिए, तो यह क्या हुआ? मतलब जब आप क्या, ये है ना, यहां से यहां कलाई है, तो यहां से इसको क्या कर रहे हो? इधर घुमा रहे हो, इधर अंदर की ओर ले आ रहे हो, तो वह क्या होगा? तो क्या बोलोगे? इनवर्जन होगा। चाहे वो हाथ का अंगूठा हो, चाहे वो उसका हो, इनवर्जन ही होगा। चलो, अब इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं। निम्न में से न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? एक्सिस एवं प्लेन, अभिकेंद्री एवं अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो याद रखना, अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, कि जो आपका क्या होता है अभिकेंद्री बल, क्या होता है अपकेंद्री बल क्या होता है? अभि मतलब अंदर की ओर, अप मतलब बाहर की ओर, याद रखना। मतलब ये मान लो एक क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, तो अगर इस सर्कल का ये सेंटर है, तो अगर इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, तो ये होगा अभिकेंद्री। क्या होगा? ये होगा अभिकेंद्री, अभिकेंद्रीय बल। और अगर इधर बल लग रहा है, इस साइड में बल लग रहा है, इस साइड में बल लग रहा है, तो ये होगा अपकेंद्री। क्या होगा? अपकेंद्रीय होगा, याद रखना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो क्या होगा? तो अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल होता है। मतलब जो केंद्र की ओर कार्य करता है उसको अभिकेंद्री, जो केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है उसको अपकेंद्रीय बल हम कहते हैं, याद रखना। चलो, गति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? गति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? गैलन को, अरस्तु को, न्यूटन को, गैलीलियो को? गैलन महोदय आपके चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। न्यूटन की अगर बात करें तो यह गति की बात करते हैं। गैलीलियो की बात करें तो यह जड़त्व का नियम देते हैं। बचे अरस्तु महोदय, और यही क्या है, गति विज्ञान के पितामह, इन्हीं को कहा जाता है, याद रखना। फादर ऑफ केंसियोलॉजी किसको कहा जाता है? तीनों को कहा जाता है। अब जो गति विज्ञान है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं केंसियोलॉजी। क्या कहते हैं? केंसियोलॉजी। और ये जो केंसियोलॉजी है, यह दो वर्डों से मिलकर बना है। और यह केंसियोलॉजी किससे बना हुआ है? तो याद रखना, यह जो केंसियोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीस भाषा से हुई है। किससे? ग्रीस भाषा से हुई है, ठीक है ना, क्योंकि अरस्तु जो थे वो ग्रीस में ही थे, तो यह ग्रीस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यह दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक होता है काइनेसिस, काइनेसिस होता है, और दूसरा होता है आपका प्लस लॉजी। तो काइनेसिस का मतलब होता है गति, क्या होता है? गति होता है।
और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। गति का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम गति विज्ञान कहते हैं, याद रखना। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स भी आता है। तो बायोमैकेनिक्स जो होता है यह जो है विज्ञान की वह शाखा है जिससे गति को प्रभावित करने के लिए आंतरिक या बाह्य उपकरणों के गति के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोमैकेनिक्स, मतलब जो उपकरण होते हैं उपकरणों के विषय में जो अध्ययन किया जाता है वही होता है आपका बायोमैकेनिक्स। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से, समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को इसी तक एकदम तगड़े से आप लाइक करें और क्लास को क्या कर दें, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दें। 20 खिलाड़ी दौड़ते समय अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है। सॉरी 22 नंबर, मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर रहा है। खिलाड़ी दौड़ते समय अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है, क्यों? केंद्रित गुरुत्वाकर्षण के लिए, एकाग्र करने के लिए, पास्कल के नियम के लिए, शरीर का वजन होने के लिए। हाँ, खिलाड़ी दौड़ते समय अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है, क्यों? क्योंकि उसको क्या प्राप्त होना चाहिए, संतुलन। और संतुलन के लिए वह क्या करेगा, अपने गुरुत्व केंद्र को क्या करेगा, नीचे ले आएगा। और गुरुत्व केंद्र का नीचे कब आएगा, जब वह क्या होगा, झुकेगा। और जब झुकेगा तो गुरुत्व केंद्र जाएगा नीचे, और यह क्या होता है, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो याद रखना आंसर नंबर ए होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह अक्ष जो मानव शरीर के ऊपर नीचे दो हिस्सों में बांटता है क्या कहलाता है? वह एक्सिस जो मानव शरीर को दो हिस्सों में बांट देता है। अब हम पहुंच गए हैं प्लेंटर आपका क्या एक्सिस और प्लेन पे, जो कि अक्सर आपको समझ में नहीं आता, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वही पूछ रहा है कि वह एक्सिस क्या, वह एक्सिस जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, याद रखना, वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं और किन नामों से इसको हम जानते हैं? तो आप क्या बताओगे कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं। क्या? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं। इसमें अगर हमको किसी मूवमेंट को देखना होता है तो इसमें हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? टॉप टू बॉटम। याद रखना, यह जो एक्सिस होती है टॉप टू बॉटम होती है इसमें, ठीक है ना। इसमें काल्पनिक जो रॉड होता है वो शरीर के दो भागों में, ऊपर और नीचे के हिस्से में बांटता है। मान लो यह व्यक्ति है, ये है राम बहादुर। अब राम बहादुर को ऊपर नीचे बांटना हो तो एक यहां से एक रॉड डालेंगे, ये ऊपर बढ़ गए, ये नीचे बढ़ गए, तो यही क्या कहलाता है? तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। अब फ्रंटल एक्सिस क्या होता है? तो याद रखना, जब हम लेफ्ट और राइट, क्या लेफ्ट और राइट बांटते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रंटल एक्सिस करते हैं। दाएं और बाएं भागों में बांटते हैं। फ्रंटल एक्सिस का नाम और क्या है? तो याद रखना, इसको हम लेटरल एक्सिस भी कहते हैं। फ्रंटल एक्सिस को और किन नामों से जानते हैं तो इसका नाम जरूर याद रखना। मान लो फ्रंटल एक्सिस न पूछेगा तो यह पूछ लेगा, ठीक है ना, क्योंकि नाम ही बदलेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप क्वेश्चन में तो रुकोगे नहीं, तो वो क्या करेगा, नाम बदल के उस चीज को पूछेगा। तो इसे हम फ्रंटल एक्सिस कहते हैं, इसको हम लेटरल एक्सिस भी कहते हैं, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं, अगर फ्रंटल एक्सिस है तो आपका प्लेन कौन सा होगा? तो याद रखना सर्जिटल प्लेन होगा। वहां पे प्लेन कौन होगा? सर्जिटल। फ्रंटल है तो सर्जिटल, सर्जिटल है तो फ्रंटल, हमेशा याद रखना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये तो हो गया फ्रंटल, अब आता है सर्जिटल एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पूछेगा। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस किसको कहते हैं? तो याद रखना सर्जिटल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर। इसे क्या कहते हैं? इसे हम डार्सो
वेंटल भी कहते हैं, याद रखना। क्या डार्सो वेंटल भी कहा जाता है, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रंट टू बैक, क्या फ्रंट टू बैक। तो फ्रंट टू बैक जो है आगे और पीछे की बात, जब एक्सिस की बात आएगी तो वह क्या होगा, वह होगा सर्जिटल एक्सिस। तो उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई। अब एक्सिस और प्लेन को आपको रिकॉल करा दिया। वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे दो हिस्सों में बांटता है, उसको हम क्या कहते हैं, आगे पीछे। अभी जस्ट बताएं। हाँ मैंने बता दिया, इजी ट्रिक शिवम जी मैंने बता दिया। हिमांशु शर्मा जी, काहे हॉरिजेंटल होना चाहिए बताओ, वाई हॉरिजेंटल क्यों होगा, बताओ क्यों हॉरिजेंटल होगा बताओ। तो याद रखना क्या होगा, वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे दो हिस्सों में बांट देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। एक मिनट, हाँ सॉरी 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 हिमांशु जी, इसको मैंने क्या बोला है, सॉरी, यहाँ पे क्या कहा है, एक सेकंड दीजिएगा हमको। वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे दो हिस्सों में बांट रहा है, अरे भाई मेरे, ऊपर नीचे दो हिस्सों में जो बांट रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस की बात कर रहा है ना, तो इसको हम हॉरिजेंटल, क्या होता है हॉरिजेंटल प्लेन होता है, वर्टिकल एक्सिस होती है। तो याद रखना हॉरिजेंटल एक्सिस नहीं होता, हॉरिजेंटल प्लेन होता है, वर्टिकल एक्सिस होती है, यह हमेशा याद रखना। और क्या पूछा है, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे दो हिस्सों में बांटती है, क्या टॉप टू बॉटम की बात करेगा, तो वहां पे वर्टिकल एक्सिस होगा, ठीक है ना, समझ में आया। हॉरिजेंटल की जब आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, वो जो हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल जो होता है वह क्या होता है, या आपका जो हॉरिजेंटल होता है वह प्लेन में होता है, एक्सिस में नहीं होता है, प्लेन में होता है, याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सिस पूछा है, अक्ष को पूछा है, याद रखना। चलो समझ में आ गया आपको। वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे दो हिस्सों में बांटता है, आगे पीछे। तो फ्रंट टू बैक, अगर एक्सिस पूछ रहा है कि वह कौन सा एक्सिस है, एक्सिस की बात जब कर रहा है तो क्या होगा, एक्सिस की बात जब कर रहा है कि जब दो भागों में बांटा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना हॉरिजेंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताओगे क्या होगा, देखिए आप लोगों का आंसर। चलो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो होगा, तो याद रखना अभी मैंने बताया कि जब क्या होता है, जब कभी भी एंटीरियर पोस्टीरियर की बात आएगी, आगे पीछे की बात आएगी, क्या आगे की बात और पीछे की बात, तो आगे पीछे की बात आएगी, मतलब आगे है, आगे मतलब क्या होगा, आगे की बात कर रहा है, तो जब आगे और पीछे की बात आ रहा है ना, तो एक्सिस होगा जो क्या होगा, आगे और पीछे, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट में क्या होता है, इसमें जो है आपकी जो होता है, क्या होता है, दाएं बाएं अक्ष सामने से पीछे, क्या होता है, सामने से क्या किया जाता है पीछे, तो वहां पे क्या होता है, फ्रंटल एक्सिस हो जाएगा। और जब क्या होगा आपका, जब दाएं बाएं की बात आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रंट टू बॉटम, क्या होगा, फ्रंट मतलब ऊपर और बॉटम, सॉरी फ्रंट टू बैक, तो फ्रंट टू बैक मतलब क्या हो जाएगा, सर्जिटल की बात आएगी, और सर्जिटल ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कौन होगा।
फ्रंट, सब बता रहा है फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस में मैंने क्या कहा भाई, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाता है। क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट होता है मतलब कि एक काल्पनिक क्षण जो जाए कहां से, जो दाएं और बाएं निकलती होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें फ्रंटल एक्सिस होता है। और सर्जिटल क्या होता है, प्लेन होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, सॉरी एक मिनट, इसमें कह रहा है वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे दो हिस्सों में बांटता है। तो आगे और पीछे की जब बात आएगी, ये मान लो राड जाएगा, तो फ्रंट एंड बॉटम की बात आएगी तो सही है, आप लोगों का फ्रंटल एक्सिस होगा। फ्रंटल यहाँ पे एक्सिस ना होके यहाँ पे फ्रंटल प्लेन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रंटल ही हो, क्योंकि आगे पीछे जो बांटता है उसको फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अगर अगर आपसे एक्सिस पूछेगा तो यहाँ पे दो हिस्सों में जो बांट रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ये टाइप करने में, यहाँ पे फ्रंटल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वैसे देखोगे तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि क्षण जो जाती है ना, जब वैसे देखोगे तो वो क्या होगा, वो सर्जिटल होगा, ठीक। चलो, हाँ रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन होना चाहिए, फ्रंटल प्लेन होगा, फ्रंटल एक्सिस नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए, यहाँ पे एक्सिस नहीं होना चाहिए। जब ये क्या होगा, जब प्लेन की बात करेगा तब, क्योंकि बॉडी को जो जाता है ना वो, क्योंकि वो एक राड की तरह होता है, एक्सिस जो होता है एक धुरी होती है, जैसे ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, तो ये इधर से ऐसे निकलती है, तो ये इस तरीके से होता है। तो इस चीज का तो याद रखना, इसका फ्रंटल एक्सिस होगा। चलो, केंसियोलॉजी का जनक कौन है, प्लेटो है, सुकरात है, अरस्तु है, जॉन डीवी है। शरीर को जब बांटने की बात आ गई तो प्लेन होगा वहां पे, ठीक है ना, एक्सिस नहीं आएगा। चलो, हमेशा याद रखो, कुछ नहीं करना है। देखो, एक होती है प्लेट, ये व्यक्ति है मान लो, अब ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को तुमको फाड़ना है। क्या करना है, इस व्यक्ति को तुमको फाड़ना है। तो अगर तुम एक ब्लेड ऐसे खड़ा खड़ा लगा दोगे, एक क्या लो, एक ब्लेड लो, और ब्लेड का सिरा इधर ऊपर और नीचे करके ब्लेड, ये ब्लेड एक साइड इधर चला जाएगा, एक साइड इधर, ये दो भागों में बढ़ गया, साइड साइड, लेफ्ट और राइट। और जब लेफ्ट और राइट में बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब राइट टू लेफ्ट बसता है तो उसे हम सर्जिटल कहते हैं। अब अगर मैं यही, ये जो ब्लेड अभी तक ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे काट रहा था, अब मैं अगर ये ब्लेड ऐसे खड़े खड़े लगा दूं ऐसे, तो ये देखोगे एक भाग, मुंह वाला भाग आगे चला आएगा और उसके बाद में पीठ वाला पीछे चला जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रंट, फ्रंट मतलब आगे, तो फ्रंटल प्लेन कहेंगे, याद रखना। अब बचा क्या, अब एक ब्लेड ऐसे हम काटेंगे कि जैसे यहां से काट देंगे तो एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक्सिस की जब बात आएगी तो इसी के अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, जब आपका, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जब मान लो कोई व्यक्ति है, अब मेरा आप मुझे देख नहीं पाओगे, नहीं तो बहुत अच्छे से मैं समझा देता इस चीज को, कभी भूलते ना। मान लो कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति को मैं क्या करूंगा, एक राड इसके अंदर घुसाना है, मुझे राड घुसाना है। तो मान लो एक राड मैंने ऐसा घुसाया कि यह क्या हो गया, एक राड मान लो मैंने ऐसा घुसाया, जो किधर से किधर घुसाया, जो लेफ्ट टू राइट घुसाया। क्या, लेफ्ट टू राइट जब मैं इसको घुसाया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रंटल एक्सिस। क्या हो जाएगा, फ्रंटल एक्सिस, मतलब लेफ्ट टू राइट में घुसा रहा हूं। फिर आता है आपका क्या, फ्रंट टू बैक। जब फ्रंट टू बैक हम घुमाते हैं, मतलब ये ऐसे एक राड घुसाते हैं इस तरीके से, तो ये जो राड घुसता है, फ्रंट टू बैक जो राड जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका सर्जिटल एक्सिस। और जो आपका क्या होता है, जो आपका
टॉप टू बॉटम, मतलब इस तरीके से पूरा ऐसे अंदर से थ्री डी डायग्राम नहीं है इसलिए थोड़ा सा तिरछा पिरछा बनेगा। यहां से यहां तक जब ऊपर से नीचे हम एक रॉड घुमाते हैं, घुसा देते हैं इसके ऊपर, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे, याद रखना, ठीक है ना। ये याद रखना, जब फ्रंटल प्लेन होगा तो सर्जिटल एक्सिस होगा, जब सर्जिटल एक्सिस होगा तो फ्रंटल प्लेन होगा। याद रखना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। किनेसियोलॉजी के जनक कौन है? तो ये मैंने कितनी बार आपको बताया है, अरस्तु महोदय हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किनेसियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, बताओ। रितेश कुमार सर, आपकी कृपा से मैंने बीपीएससी 2.0 पास किया है, आप बहुत बहुत बधाई। हाँ, आपका बहुत बहुत बधाई हो। अब तो आप 3-4 महीने का पेमेंट भी उठा लिए होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, ये सब आपका बड़प्पन है। क्या कह रहे हैं? कॉल सर, आप कॉल भी किया था ऑफिस में बट वहां के स्टाफ आपसे बात नहीं कराए। रितेश जी, अगर ऐसा है तो आप लास्ट में आप अपना नंबर कमेंट या ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे खुद ही बात कर लूंगा, ठीक है ना। ऑफलाइन आप कमेंट कर दीजिएगा, जब क्लास खत्म होगी तो आप वीडियो पे ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा अपना नंबर, मैं आपसे फोन करके बात कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए चलिए, जय हिंद भैया, ये हमारा स्पोर्ट एक्टिविटी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए, अच्छा नवादा में पोस्टिंग है, अच्छी बात है। चलिए, केंसियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो केंसियोलॉजी मैंने आपको बताया है ग्रीक भाषा का शब्द है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अंग संचालन का वैज्ञानिक अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है? अंग संचालन मतलब बायोमैकेनिक्स की बात कर रहा है, बायो मैकेनिक्स की। तो बायोमैकेनिक्स का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? केंसियोलॉजी में, सॉरी बायोमैकेनिक्स नहीं, इसको कहेंगे हम केंसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स नहीं होगा। टॉप 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 अंग संचालन। अंग संचालन मतलब आपका मूवमेंट की बात कर रहा है। तो मूवमेंट की जब बात करेगा तो वो होगा किसमें? वह हम करते हैं केंसियोलॉजी में, क्योंकि केंसियोलॉजी में मैंने अभी बताया केंसियस का मतलब गति होता है, और गतियों में जब गति की बात आएगी तो वह होगा केंसियोलॉजी में। बायोमैकेनिक्स की बात आएगी तो वह भौतिक विज्ञान का पूछता है, वह किसका भाग है? तो याद रखना भौतिक विज्ञान का भाग है। रसायन विज्ञान और बायोलॉजी आप लोग जानते ही हो। चलो, तरल पदार्थ में समतल का सिद्धांत किसने दिया? तरल पदार्थ में, पानी में, ठीक है ना। समतल का सिद्धांत न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, आइंस्टाइन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइंस्टाइन ने क्या दिया था? चलो बताओ मेरे भैया क्या होगा? तरल पदार्थों में समतलता का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा जल्दी से बता दो। तो आइंस्टाइन के विषय में जब भी हम चर्चा करेंगे तो आइंस्टीन की तो हम चर्चा करेंगे नहीं, तो याद रखना क्या होगा? आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल का नाम सुना होगा ना, यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये जो समतल तरल पदार्थों में समतलता का सिद्धांत है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं, यह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, अल्फोंसी बोरेली ने, जे.एस. जैक्स ने, किसने किया बताओ? अरे सॉरी, इसका मैंने क्या बता दिया? आर्किमिडीज ही बताया ना। हाँ आर्किमिडीज ही बताया, मुझे लगा कि मैं दूसरा बता दिया। चलो, मानव शरीर में अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं, यह किस वैज्ञानिक ने कहा? तो याद रखना अल्फोंसी बोरेली। अल्फोंसी बोरेली ने सबसे पहले बताया कि ये जो हड्डी है आपका,
यह उत्तोलक के रूप में कार्य करती है, लेकिन छोटी हड्डियां नहीं, जो लंबी हड्डियां होती हैं, क्योंकि वह एज अ रिजिड बार वर्क करती हैं। चलो, अरे यार ये सच में यार क्या पीके यार, बाटो मैकेनिक्स लिख दिया है, बायो मैकेनिक्स होगा। बायो मैकेनिक्स विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजी, मानव यंत्र के द्वारा, बायो रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान। बताओ क्या होगा? बायोमैकेनिक्स की बात आएगा तो वह भौतिक विज्ञान की शाखा है। किसका है? भौतिक विज्ञान की शाखा है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए? न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए? तो मैंने शुरू में ही बता दिया, न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम दिए गए। सरल भी क्वेश्चन है, कठिन भी क्वेश्चन है, आपका रिवीजन भी होना है, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखना। चलो, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गैलीलियो, न्यूटन, आरसी कवर द्वारा, जेएस जैक्सन द्वारा। चलो बताओ, जो क्वेश्चन समझाने लायक रहेंगे वहीं पे हम टाइम अपना देंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो जड़त्व का नियम मतलब क्या कहता है? अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहती है, अगर वह क्या है स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पे स्थिर अवस्था में खड़ी है तो यह स्थिर अवस्था में, जैसे तुम तब तक नहीं पढ़ना चाहोगे जब तक कोई बाह्य बल न लगे। अगर तुम सो रहे हो तो सुतते रहोगे, जब तक मम्मी झाड़ू खींच के या चप्पल खींच के नहीं मारेंगी तब तक तुम काहे उठोगे? हाँ, या अगर तुम जॉब कर रहे हो, सो रहे हो तो सोते ही रहना चाहते हो। कब तक? जब तक दिमाग में टेंशन नहीं आता कि अरे ऑफिस भी जाना है, स्कूल भी जाना है, तब तक। तो वही कह रहा है, जड़त्व का नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है। अगर क्या होता है, अगर वह स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहनी चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यह बात किसने कहा था? गैलीलियो महोदय ने। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर का नियम है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का चतुर्थ नियम। वेग परिवर्तन की दर तो अगर मैं बात करूं कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? हम यह गति का तृतीय नियम क्या कहते हैं? सॉरी, द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। और त्वरण किसमें है? संवेग या त्वरण का नियम किसमें है? द्वितीय नियम में। पहले हमने चर्चा कर दिया है, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। 34 नंबर, क्रिया प्रक्रिया के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, जेएस थॉमस, आइजैक न्यूटन। बिल्कुल महेश जी, सेकंड लॉ एक्सीलरेशन की बात है। एफ बराबर एम ए, बिल्कुल, वेरी गुड। फादर बराबर माँ। राम नाम पास सर, आप भटक क्या भटक भाई? क्रिया प्रक्रिया का नियम मैंने बताया, आइजैक न्यूटन। काल्पनिक जो क्षतिज
तल को काटती है वह क्या कहलाती है? अब भाई इसका थोड़ा सा इंग्लिश देखेंगे हम। काल्पनिक जो क्षितिज तल है हॉरिजेंटल प्लेन को काटती है वह क्या कहलाती है? तो यहां लिख लो भाई, काल्पनिक क्षितिज तल मतलब हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरी बताओ, मतलब दिया गया है क्वेश्चन फिर भी नहीं टाइप हुआ, क्या बताए, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हॉरी हॉरिजेंटल प्लेन को काटती है वह क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल प्लेन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो फ्रंटल प्लेन को काटती है या फ्रंटल एक्सिस है तो वहां पे क्या होगा? सर्जिटल प्लेन होगा। सर्जिटल एक्सिस है तो फ्रंटल प्लेन होगा। ठीक, क्या होगा? फ्रंटल प्लेन होगा। वर्टिकल एक्सिस है तो क्या होगा? हॉरिजेंटल प्लेन होगा। मैंने बताया था दोनों सब क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें पूछता है मूवमेंट के विषय में कि कौन सा मूवमेंट किसमें होता है, तो हमेशा इसमें कुछ भी नहीं करना है। यह देखने के लिए आप सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये तो मैं पढ़ लिया हूं, ये तो आप सब कहोगे कि सर ये तो सबे पढ़ा देता है, लेकिन जो मूवमेंट पूछता है कि कौन सा मूवमेंट किसमें होगा, मैं कैसे याद रखूंगा कि कौन सा मूवमेंट किसमें होगा, कैसे मैं बता पाऊंगा? तो याद रखना मेरे भाई, अगर फ्रंटल प्लेन की बात आएगी, किसकी? फ्रंटल प्लेन की बात आएगी, तो फ्रंटल प्लेन में जो मूवमेंट होगा वह हमेशा याद रखना फ्रंट व्यू होगा। क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा, याद रखना। ठीक, अगर मैं बात करूं सर्जिटल प्लेन की, सर्जिटल सर्जिटल प्लेन की, तो ये जो सर्जिटल प्लेन होगा ये हमेशा याद रखना साइड व्यू रखेगा, साइड व्यू रखेगा। अगर मैं बात करूं हॉरिजेंटल प्लेन की कि हॉरिजेंटल प्लेन है तो यह क्या रखेगा? तो हॉरिजेंटल प्लेन, अगर इसकी मैं बात करूं तो टॉप व्यू रखेगा। याद रखना, क्या? टॉप व्यू रखेगा। अगर कोई चीज फ्रंट व्यू रख रहा है तो फ्रंटल प्लेन, साइड व्यू रख रहा है तो सर्जिटल प्लेन, अगर टॉप व्यू रख रहा है तो हॉरिजेंटल प्लेन होता है। बस और कुछ नहीं करना, यही तीन वर्ड याद रखना। कोई भी मूवमेंट आएगा दिमाग में सोचना कि हम इसको किस हिसाब से देखेंगे, बस तुरंत आप इसका आंसर चट से दे दोगे। एक काल्पनिक रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है क्या कहलाती है? ऊपर से नीचे की बात कर रहा है। एक काल्पनिक रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन तो शायद हम लोग कर चुके हैं, अभी तक कर चुके ना इसको, तो इस क्वेश्चन को तो कर चुके थे। ये वाला क्वेश्चन बताओ, 37 नंबर। खिलाड़ियों की गति कैसी जांची जाती है? सिनेमेटोग्राफी, बायो बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। खिलाड़ियों की जो गति होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको हम कैसे नापते हैं बताओ? तो खिलाड़ियों की गति हम किस हिसाब से, किससे नापते हैं? तो याद रखा, सिनेमेटोग्राफी से नापते हैं। किससे नापते हैं? मूवमेंट की बात आएगी तो सिनेमेटोग्राफी से नापते हैं, यह याद रखना। चलो,
उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? बल केंद्र, वेग केंद्र, गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व केंद्र का दूसरा नाम क्या है, यह भी हमें ऑप्शन आंसर दो। केवल यही आंसर ना दो, यह भी बताओ कि गुरुत्व केंद्र का दूसरा नाम क्या है। गुरुत्व केंद्र का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, उसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और यह जो गुरुत्व केंद्र होता है, यहां पे क्या होता है, संपूर्ण भार कार्य करता है। इसके अलावा तीनों तल यहीं मिलते हैं। इसके अलावा जहां तीनों तल मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कार्डिनल प्लेन। क्या? कार्डिनल प्लेन कहते हैं। इसीलिए हम गुरुत्व केंद्र का दूसरा नाम कार्डिनल प्लेन भी कह सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की गति, मांसपेशियां, विश्लेषण आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं? प्राणीगतिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की गति, मांसपेशी, विश्लेषण आदि के साथ भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों की सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसको हम जैव यांत्रिकी विज्ञान कहते हैं। याद रखना। शरीर रचना विज्ञान को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्या, आपकी इसको कहते हैं हम शरीर क्रिया विज्ञान को, शरीर क्रिया विज्ञान को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। प्राणी गति की विज्ञान को हम कहते हैं कैंसियोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। चलो, एक बाहरी बल से अधिक सहायता, पार्शियल असिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स को यह भी कहते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, न्यूट्रलाइजर, पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो क्या होगा, तो याद रखना, एक बाहरी बल से आंशिक सहायता, पार्शियल असिस्टेंस फॉर एन आउटसाइड फोर्स को यह भी कहते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। क्या कहेंगे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। यदि कोई अपने पैर को सीधा करता है तो उसे कौन सी गति कहते हैं, अंकुचन, अपवर्तन, अभिवर्तन, विस्तारण। तो यदि कोई अपने पैर को फैलाता है, सीधा करता है, सीधा करना मतलब फैलाना, और फैलाएगा मतलब विस्तार करेगा, उसका क्या होगा, विस्तारण होगा। 42 में, इन्वर्जन किस जोड़ पर होने वाली क्रिया है, टखना पर, घुटना पर, गर्दन पर, कंधा पर। बताओ।
इन्वर्जन किस जोर पर होने वाली क्रिया है? टखना, घुटना, गर्दन, कंधा। बहुत बढ़िया। टखने पर। घुटने पे कहाँ पे इन्वर्जन और रिवर्जन होता है भाई? टखने पे ना होता है। यांत्रिकी। यांत्रिकी भौतिक की वह शाखा है जो विश्लेषण करती है उन पिंडों का जो विरामावस्था में है, जो गति में है। उपयुक्त में से एक भी नहीं, ए और बी दोनों, और एक से अधिक। तो ए और बी की जगह एक से अधिक कर सकते हो। अरे पुतिन जी तो आ गए। पुतिन जी आ गए भैया। छोटे मोटे हम भी आदमी नहीं है यार, सीधे सीधे राष्ट्रपतियों को पढ़ाते हैं। अब वो भी छोटा मोटा देश नहीं, सीधे रूसे के राष्ट्रपति को। एक दिन तो अमेरिका के राष्ट्रपति को पढ़ा दिए थे हम। बताइए, इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं हमको कि हम रूस तक पहुंच जा रहे हैं। चलो, ए और बी विरामावस्था और जो गति अवस्था दोनों में है। यांत्रिकी की वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति स्थिति को पैदा करता है या बदलता है, क्या कहलाता है? यांत्रिकी की वह शाखा जो उस बल की विवेचना करती है जो गति स्थिति को पैदा करता है या बदलता है, क्या कहलाता है? बल गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान, जीव यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी। तो याद रखना, उसको हम क्या कहते हैं? बल गति विज्ञान कहा जाता है। वॉलीबॉल के टॉप स्पिन, टॉय नहीं होगा भाई यहां मेरे, टॉप स्पिन। टॉप स्पिन किसके कारण होता है? छोटा उछाल देना, कम से कम बाल को घूमने देना, रिबाउंड करके कोण